ये सुनकर अभिवंत के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने हल्के से कहा, विश्वास तो मुझे खुद पर नहीं है तो आप पर कहाँ से होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रहा हूं कि आप थकी हुई होगी, इसलिए नीचे रूम में जाए और आराम करिए। अकीरा को उसकी बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, इसलिए वो थोड़ा डर गई, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। ये तो पक्का था कि अभिवंत उसे बाहर तो जाने देने वाला नहीं था, और अब वह अगर ज्यादा देर उसके सामने खड़ी हुई तो कहीं उनकी सच इसके सामने ना आ जाए। इसलिए वो व्याख्याता के पीछे पीछे रूम की तरफ चली गई। अद्विक जो अभिवंत के पास खड़ा था, भाई, अद्विक ने कहा, और उसने अभिवंत की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया, बोला, वो यहां से जा चुकी है और आप अभी भी यहीं पर खड़े होकर उस डॉक्टर को देख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको उससे प्यार हो गया हो? अद्विक ने खुशी से चहकते हुए आगे कहा। हालांकि उसने घूंघट ले रखा था, लेकिन उसके घाघरा चोली से पता चल रहा था कि वो बहुत सुंदर है और उसके बॉडी शेप भी कमल है। जहां से अकीरा गई थी अभिवंत ने वहां से अपनी नजरें हटा ली। अभिवंत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो सुंदर है या नहीं, वो सिर्फ उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि वो उसे उसकी लिटिल गर्ल की तरह दिख रही थी, वरना वो उसे एक नजर देखा भी नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? थोड़ा रुककर अभिवंत ने कहा, क्या वो तुम्हें लिटिल गर्ल से काफी मिलती जुलती नहीं लगी? अभिवंत की बात सुनकर अद्विक के एक्सप्रेशन अजीब हो गए और वो बोला, भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है? आपकी बीवी तो एक बिग गर्ल बच्चों की तरह है, लेकिन ये द फेमस जीनियस डॉक्टर सारा है। क्या आपकी बीवी कभी इनका मुकाबला कर सकती है? ये सुनकर अभिवंत की खतरनाक नजरें उन पर टिक गईं। अद्विक समझ गया, लेकिन तब भी उसने सच बोलते हुए कहा, अरे भाई, मुझे तो ये डॉक्टर काफी पसंद है। आप मुझे बताइए, अगर मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का बोलूंगा तो वह मान जाएगी? तुम कोशिश कर सकते हैं, अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अभिवंत को पता है कि अद्विक लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर यह पक्का हो गया कि मैं उसको मनाऊंगा, अद्विक ने खुशी से कहा। दूसरा तरफ अकीरा व्याख्यात के साथ रूम के बाहर पहुंची, जहां पर पहले से ही 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। जाहिर तौर पर डॉक्टर सारा बनी अकीरा वहां से भाग न जाए, इसलिए अभिवंत ने उसके रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स को खड़ा कर दिया था। ये देखकर अकीरा गुस्से से गुर्राए। व्याख्यात ने अकीरा को उसका रूम दिखाया और बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, अगर डॉक्टर सारा को किसी चीज की जरूरत होगी तो वह तुम्हें बोल देंगे और तुम उसे पूरा कर देना। इतना बोलकर व्याख्यात रूम से बाहर निकल गया। रूम में आकर अकीरा ने गुस्से से रूम का दरवाजा बंद किया और अपना घूंघट उठाया। तभी उसने अपनी नजरें रूम के चारों ओर दौड़ाई। उसकी नजर एक शेल्फ पर रखे फूलदान पर रुक गई। फूलदान को देखकर अकीरा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन फिर बिना कुछ करे वह चुपचाप बालकनी में चली गई। CH-73 जबरदस्ती रोकने की, इकलौता प्यार पति, दिल पर राज, रूम में कैमरा। अरे डॉक्टर साहिबा, अभिवंत सच में उसके साथ उसी तरह का व्यवहार कर रहा था जैसे कोई चोरों के साथ करता है। बस बात इतनी आती है कि वो उसे कुछ नहीं बोल सकती थी। अकीरा अभी सोची ही रही थी, तभी अचानक उसका फोन बजा। डिंग डिंग। अकीरा ने फोन निकालकर देखा तो उस पर कनिका को कॉल आ रहा था। सिस्टर कनिका। अकीरा ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से सिस्टर कनिका ने पूछा, काम हो गया? सिस्टर कनिका की बात सुनकर अकीरा ने अपनी नाक को छुआ और धीरे से एक शब्द बोली, हाँ। तो फिर तुम अभी भी वही क्यों हो? कनिका ने दहाड़ते हुए कहा, लिटिल सारा बेबी, जिसके साथ मैं इतने सालों से हूं, उसने मुझे बिना बताए अचानक किसी और से शादी कैसे कर ली? सिस्टर कनिका, आप मुझे ताने देना बंद करेंगे? फिर अकीरा ने सीरियस होते हुए कहा, मैं अभी भी सूर्यवंशी मेंशन में हूं, अभिवंत ने मुझे यहां रोक लिया है। ये सुनकर कनिका गुस्से से भर गई और उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें वहां जबरदस्ती रोकने की? रुको, मैं नकुल को भेजती हूं वहां। इतना बोलकर कनिका को याद आया कि नकुल को तो चोट लगी है। डैम, उस नकुल के बच्चे को तो चोट लगी है। ये सुनकर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे ये रोए, इसलिए उसने तुरंत कनिका को सांत्वना देते हुए कहा कि वो जल्दी ही यहां से निकल जाएगी। अकीरा की बात सुनकर कनिका ने कुछ सोचा और अचानक हंसते हुए बोली, तुम्हारा वो इकलौता प्यार पति तुम्हारी पहचान नहीं जानता है ना? मैं सच में देखना चाहती हूँ, जब उसे सच पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वही अकीरा भी इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ से कनिका बोली, सारा, 1 मिनट रुको, किसी का कॉल आ रही है। इतना बोलकर कनिका ने कॉल कर दी। दूसरी ओर से कनिका को एक और कॉल आया। अकीरा ने भी थोड़ी देर इंतजार किया और जल्द ही
कनिका ने फिर से उसे फोन किया। कनिका एक साइड होते हुए बोले, सारा बेबी, तुम्हारे पति के लोग यहाँ पर आए हैं। जो भी उसने एडवांस हैकिंग को नुकसान पहुंचा आया है, उसकी भरपाई करने के लिए आगे तुमसे मिलकर मैं सारी बातें करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने ससुराल से बाहर आने के बाद तुरंत मुझसे मिलने आओ। इतना बोलकर कनिका ने अकीरा को एड्रेस बताया। अकीरा ने हाँ में सिर हिलाया और उसने अपने मन में सोचा वह क्या एड्रेस पर जा पाएगी उनसे मिले। तभी कनिका की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उससे बोल रही थी, सारा, अगर तुम जल्द ही वापस मुंबई नहीं गई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अकीरा ने कुछ देर सोचा और कहा, सिस्टर कनिका, आप और नकुल भी ज्यादा स्ट्रेंथ मत यूज कीजिए। वही अभिवंत से मैंने ही बोला था हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। ये सुनकर कनिका अनकंफर्टेबल हो गई। अब कनिका को ऐसा लग रहा था कि अभिवंत कहीं ना कहीं अकीरा के दिल पर राज करने लगा है। कनिका ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाय, अपने पति की छोटी सी खरगोश ये चाहती है कि हम उसकी पति के खिलाफ अब कोई एक्शन ना ले। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम्हें पता है अगर इस बारे में हमारे एडवांस हैकर के लोगों को पता चल गया तो वह शायद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ये सुनकर अकेला परेशान हो गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पहली बात, मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रही हूँ। और क्या आपको लगता है कि मैं एडवांस हैकिंग के लोगों को मैं अपने खिलाफ होने दूंगी? बस रुको, कनिका ने धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे पति के लोगों से अच्छे से भरपाई करने। इतना बोलकर कनिका ने कॉल कर दिया। वही फोन काटने के बाद अकीरा भी अपने रूम के अंदर चली गई और फिर से उसने उस फूलदान को देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए उसके ऊपर रुक गई। वह धीरे से मुस्कुराई और फूलदान में लगा हुआ कैमरे की तरफ करके उसने अपने चेहरे पर से घूंघट हटाया और अपने अंगूठे से थम्स अप किया। फिर उस कैमरा को निकलकर इसमें अच्छे से देखा और उसे जमीन पर पटक दिया। सच में इस तरह से उसे फंसाने की कोशिश करना बेतुकी सा आइडिया था। थोड़ी देर तक रूम को गौर से देखने के बाद अकीरा खिड़की के पास गई और उसने वहां से नीचे देखा, जो कि गार्डन था और वहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर अकीरा ने डेविल स्माइल करी और अच्छे से अपनी कमर में पल्लू को बांधते हुए खिड़की के ऊपर चढ़ी और मुस्कुराते हुए नीचे कूदी, मगर रास्ते में ही उसने पाइप को पकड़ लिया और धीरे धीरे आराम से नीचे उतर गई। गार्डन में लैंड होते ही अकीरा ने जल्दी से अपना घूंघट लिया और सूर्यवंशी के मेंशन से बाहर निकलने लगी। ज्यादातर लोग मिस्टर सूर्यवंशी की देखभाल में बिजी थे, इसलिए बहुत सारे बॉडीगार्ड मेंशन में पीछे वाली साइड और आगे वाली साइड थे। इसलिए किसी का भी ध्यान गार्डन और उससे थोड़ी ही दूर पर लगे मैं गेट पर नहीं गया। और जो बच्चे कुछ बॉडीगार्ड उससे मिले उन्हें अभिवंत के ऑर्डर के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट से उससे विश किया। CH-74 प्लेबॉय अभिवंत, लड़कियों को प्रेग्नेंट, चमकती हुई रोशनी, मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं? अभिवंत तुम। जब अकीरा एक झील के पास से गुजरी तो अचानक किसी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अकीरा ने अपना सिर घुमाया और दो गीले लोगों को पानी से बाहर निकलते देखा, बिल्कुल पानी के अंदर रह रहे भूतों की तरह। अकीरा ने आपने थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठाया और उन्हें कंफ्यूज नजरों से देखा। जीनियस डॉक्टर, ये हम हैं। विक्रम और आदित्य हंसे और विक्रम के सिर पर हुए हरे बालों और दोनों के शरीर से मिट्टी वाला पानी टपकने लगा। उन्हें हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आए थे। इतना तो उन्हें भी पता चल गया था कि मिस्टर सूर्यवंशी जाग गए थे और अकीरा ने उन्हें ठीक कर दिया था। उसके सामने जो छोटी लड़की थी वो सच में एक जीनियस डॉक्टर सारा थी। जीनियस डॉक्टर, हम आपसे पहले कही गई बुरी बातों के लिए माफी मांगते मनाना चाहते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हमारी बातों को दिल पर ना ले, विक्रम के इमोशनल होते हुए कहा। आदित्य ने भी कहा, हाँ, हम पहले आपकी पहचान नहीं जानते थे और आप प्लेबॉय अभिवंत के साथ थे, इसलिए हमने आपको गलत और नकली डॉक्टर समझ लिया। उसके सामने वाली जीनियस डॉक्टर सारा ही थी, एक ऐसी इंसान जिसे न जाने इंडिया में कितने लोग अपना इलाज करवाने के लिए करोड़ रुपए भी देना को तैयार थे। इसलिए उन लोगों के लिए सारा से मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो उससे बात करके उसके साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते थे। अभिवंत और प्लेबॉय, अकीरा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। विक्रम के पास यही सही मौका था अभिवंत के बारे में बुरा भला बोलने के लिए, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता खराब हो सके। इसलिए उसने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहिबा, आप नहीं जानते कि अभिवंत की रेपुटेशन कितनी खराब है। वो टीनेजर से ही लड़कियों के साथ खेलते आ रहा है और वह लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उन्हें छोड़ देता है। यही कारण है कि मिस्टर सूर्यवंशी ने उसे सूर्यवंशी मेंशन से बाहर निकालकर फेंक दिया था। बाद में वो मुंबई चला गया और वहां पर भी वह ये सब काम करता है। सच में
अकीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। आदित्य ने भी विक्रम के पीछे कहा, सच में डॉक्टर सारा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इसके बारे में चेक कर सकती है। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप अभिवंत के और पास मत जाएगा। शायद वह भी आपको इस्तेमाल करके बाद में छोड़ दे। हम दोनों उसके भाई हैं, तब भी उसने बिना किसी बात के हमें झील में फेंक दिया, तो आप खुद ही सोचिए कि वह कैसा इंसान होगा। ये सुनकर अकीरा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सहमति में सिर हिलाया। वो काफी बेवकूफ है। फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, उसने भी तुम्हें झील में फेंकवा दिया, मुझे भी यह बात सही नहीं लगती। इतना बोलकर अकीरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये सुनकर दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। ये सचमुच एक छोटी बेवकूफ लड़की है। उन लोगों ने उसे अभिवंत के लिए कुछ शब्द बोले और वो उनकी साइड हो गई। तभी अकीरा अचानक बोल पड़ी, आप दोनों जानना चाहते हैं, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करती। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए और उन्हें अकीरा की बात का मतलब समझ नहीं आया। अकीरा ने डेविल स्माइल करते हुए उन्हें देखा। 10 मिनट बाद अकीरा ने जो किया था उसे देखकर वो सेटिस्फेक्शन से खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप दोनों के लिए कुछ चीजों को ढूंढा है। इतना बोलकर उसने घूंघट के नीचे से अपने होंठ हल्के से ऊपर उठाए और सार्कास्टिकली बोली, आप दोनों, आप आराम से इसे एंजॉय कीजिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और स्टाइल से वहां से निकल गई। उनके पीछे विक्रम और आदित्य को उसने कपड़े उतार दिए थे और उन्हें बांधकर एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया था और जबरदस्ती उसने उनके मुंह में सॉक्स ठूस दी थी, जिस कारण वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, बस उनके मुंह से फुसफुसाहट में रूप में आवाज निकाल रही थी। वाह! आदित्य और विक्रम लाचार होकर बस अकीरा को देख सकते थे, जो उनसे बहुत दूर गेट के पास पहुंच चुकी थी। ये देखकर वो और ज्यादा आवाज निकालने लगे, लेकिन तभी उन्हें किसी के भनभनाने की आवाजें सुनाई दी। वहां क्या है? विक्रम और आदित्य ने अपने सिर घूमकर देखा तो यह मधुमक्खी का एक ग्रुप था। वाह! ये देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और वो अपने आप को जल्दी जल्दी उस पेड़ से छुटने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मधुमक्खियां उनके करीब आए और एकदम से उन्होंने उन दोनों पर अटैक कर दिया। 2 घंटे बाद मैंशन के अंदर मिस्टर सूर्यवंशी को होश आ गया था और वो थोड़ा बैठकर खाने खा रहे थे। डॉक्टर समित ने उनकी पल्स चेक की, जो पूरी तरह से ठीक चल रही थी, बस उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत थी। मिस्टर सूर्यवंशी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी हिम्मत से ज्यादा बिजनेस किया था और आज तभी वो पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उनका बिजनेस ना हो। इसके अलावा उनके बोलने का स्टाइल, लक्स, पहनने का स्टाइल सब अलग था। लेकिन सबसे खास बात तो उनकी आंखें थी, जिसमें हमेशा एक चमकती हुई रोशनी रहती थी, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मिस्टर सूर्यवंशी का चेहरा अभी भी पीला पड़ा था, लेकिन उनके आंखों की रोशनी बिल्कुल कम नहीं हुई। मिस्टर सूर्यवंशी ने थोड़ी देर बाद कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अभिवंत को देखा और बोले, इस बार तुम आखिर आ ही गए। ये सिर्फ इतना है कि मैं इस बार भगवान की दया से बच गया हूं, लेकिन अगली बार मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। अभिवंत, जिसने अपने दादाजी की ब्लैंकेट का कोना पकड़ा था उन्हें देने के लिए, लेकिन अपने दादाजी की बात सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मिस्टर सूर्यवंशी की नज़र में उनका ये पोता थोड़ा सनकी और गुंडा था। अभिवंत में बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आपके शरीर और हड्डियां मेरी तुलना में ज्यादा मजबूत है, इसलिए 100 साल तक भी आपके लिए जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं। तुम लड़के, मिस्टर सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए डांटा। अभिवंत का चेहरा भी उसके दादाजी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। मिस्टर सूर्यवंशी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब उसकी जान चली जाएगी। जिस इंसान की उन्हें सबसे ज्यादा फर्क थी, वो था उनका पोता अभिवंत। CH-75, उसकी माँ, लोहे के पिंजरे की तरह रखवाली, उसकी लिटिल गर्ल खतरे में है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मिस्टर सूर्यवंशी फिर खुद को रोक नहीं पाए और वह बोले, अभिवंत, तुम्हारी माँ के बारे में। मिस्टर सूर्यवंशी अपनी बात पूरी कर पाते, अभी अभिवंत ने उन्हें बीच में रोक दिया और उनके हाथ में एक बाउल पड़ते हुए बोला, आपकी मेडिसिन, इसे जल्दी से पी लीजिए। अभिवंत ने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे अभी जो मिस्टर सूर्यवंशी ने कहा उसने वो बिल्कुल सुना ही ना हो। वही मिस्टर सूर्यवंशी के पास अपने शब्द वापस अपने अंदर निगलने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकते थे। इतना ही, उनका पोता अब बड़ा हो गया था और वो बहुत सारी चीजों पर खुद कंट्रोल कर सकता था।
मिस्टर सूर्यवंशी जो अभी अभी उठे थे और अभी भी बहुत कमजोर थे, थोड़ी देर और बात करने के बाद उन्हें थकान महसूस हुई और वे फिर से सो गए। वही अभिवंत ने उन्हें बहुत देर तक देखा, फिर उनके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालकर वह रूम से बाहर निकाल गया। आसमान पहले ही काला हो चुका था, इसका मतलब रात हो गई। चांद अपनी हल्की चांदनी नीचे धरती पर बिखर रहा था। अभिवंत ने काले आसमान को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी माँ, तभी उसके दिमाग से बहुत सारी बुरी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं, जिससे उसका सिर दर्द से फटने लगा। अभिवंत को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था और उसकी सांसें भी तेज हो गई। इस समय उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। अभिवंत ने कुछ सेकंड तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर धीरे से अपना मोबाइल बाहर निकाला। यह अद्विक का मैसेज था। अभिवंत ने कुछ सोचा और मैसेज खोलकर देखा, जिसमें अद्विक ने लिखा था, भाई, मैं रातों रात मुंबई वापस जा रहा था। पता नहीं ये बात दादाजी को कैसे पता चल गई और उन्होंने पहले ही मुझे किडनैप करवाकर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए भेज दिया है। मैं बहुत नाराज हूँ, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई की भी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो दादाजी को इतनी क्या जल्दी पड़ी है मेरी शादी करवाने की। प्लीज आप कुछ करो ना भाई। मैसेज पढ़ने के बाद अभिवंत के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसके आसपास का माहौल डार्क हो गया। अद्विक को सूर्यवंशी फैमिली ने बचपन से पाला था और हमेशा उसे प्रोडक्ट भी किया था, तो अब वह उसके लिए लड़की देख रहे थे, ये भी उनका फर्ज था। अद्विक उनका पोता था तो वह भी अद्विक का अच्छा ही चाहते थे। कुछ सोचकर अभिवंत ने अपना मोबाइल अपनी जेब में वापस रखा, फिर अपना पैर ऊपर उठाया और डॉक्टर सारा के रूम की ओर चला गया। वो पूछना चाहता था कि उसके दादाजी के लिए इस हालत में कौन सी एक्सरसाइज बेटर रहेगी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वही व्याख्यात ने जिन लोगों को रूम के बाहर पहरा देने को कहा था, जब उन्होंने अभिवंत को आते देखा तो जल्दी से अपना सिर झुककर उन्होंने कहा, बॉस, क्या अंदर वो है? अभिवंत ने बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। वही व्याख्यात भी अब तक वहां पहुंच चुका था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और सीरियसली बोला, बॉस, अंदर डॉक्टर सारा है। हमने इस जगह की लोहे के पिंजरे की तरह रखवाली कर रहे हैं, वह चाहकर भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। दरवाजा खोलो, अभिवंत ने ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ। व्याख्यात ने दरवाजा खोला और अभिवंत के साथ व्याख्यात भी रूम के अंदर चला गया। लेकिन ये क्या, रूम में तो कोई नहीं था। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, जिसे देखकर यह बात क्लियर थी कि वो लड़की खिड़की से कूदकर भाग गई थी। वह तो शुरू से यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन अभिवंत के जबरदस्ती रोकने की वजह से उसे यहां रुकना पड़ा था। ये देखकर व्याख्यात का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अभिवंत हंसा, तुमने तो कहा था ये बिल्कुल लोहे के पिंजरे की तरह है। ये सुनकर व्याख्यात ने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे झुका लिया। अभिवंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, इसे भूल जाओ। यह अलग बात है कि तुम एक लड़की का कुछ देर के लिए ध्यान भी नहीं रख पाए। अगर उसे इतना आसान होता कैद करना, तो आज वो जीनियस डॉक्टर नहीं होती। तुम्हें इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि वो लड़की बहुत चालाक है। अगर तुम इतना भी नहीं समझ सकते, तो आगे जाकर दुश्मनों की चाल को कैसे समझोगे और खुद को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इससे अच्छा है कि तुम चुल्लू भर पानी में ही जाकर मर जाओ। वैसे भी मिस्टर सूर्यवंशी अब ठीक थे और उसे यह बात बखूबी पता थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यहां से निकाल गई। इतना बोलकर अभिवंत ने अपना सिर पकड़ लिया और इस टाइम उसने डॉक्टर सारा के बारे में सोचना बंद किया। वही यह सुनकर व्याख्यात ने अपना सिर और ज्यादा नीचे झुका लिया। पूरा आधा दिन गुजर गया था, उसे नहीं पता था कि मैंशन में उसकी लिटिल गर्ल क्या कर रही होगी। इतना सोचकर अभिवंत ने कमरे से बाहर आकर अकीरा को कॉल किया। मुंबई मैंशन। अकीरा चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने कपड़े उतारे और नहाने ही वाला था कि उसे अभिवंत का फोन आ गया। ये देखकर अकीरा को गुस्सा आ गया और दांत पीसते हैं खुद से बोली, इस आदमी ने उसे ये भी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है, और यहाँ तक कि छिपाने के बाद उसने उस मतलब सारा को भी छुआ। इतना बोलकर उसके एक्सप्रेशन एकदम ठंड हो गए और उसने उसका कॉल नहीं उठाया। हालांकि डॉक्टर सारा ही वो थी, लेकिन तब भी अभिवंत को तो इस बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने जानबूझकर डॉक्टर सारा को छुआ और उसे अपनी बाहों में पकड़ा। दूसरी तरफ अभिवंत ने अपने मोबाइल की ओर देखा, जो पूरे रिंग जाने के बाद भी किसी ने नहीं उठाया था। ये देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या कुछ हुआ होगा? ये सोचकर कि उसकी लिटिल गर्ल को कुछ हो सकता है, अभिवंत के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी और उनका चेहरा डरावना हो गया। और उसने अपने पास में खड़े हुए व्याख्यात से कहा, तुरंत मैंशन के लैंडलाइन पर कॉल करो और पूछो कि मैडम ठीक है कि नहीं।
अभिवंत का इतना डरावना चेहरा देखकर व्याख्यात को लगा जैसे वो किसी राक्षस को सामने आ गया हो। कहीं मैडम के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है ना? उसने तुरंत मेंशन के लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन बटलर के गार्डन में मौजूद होने की वजह से, जो गार्डन की सफाई करवा रहा था, इसलिए कोई भी व्याख्यात की कॉल का जवाब नहीं दे पाया। दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सुनकर अभिवंत और ज्यादा परेशान हो गया और उसने व्याख्यात से कहा, कुछ तो हुआ है। जल्दी से चॉपर रेडी करो और वापस मुंबई चलो। अगर लिटिल गर्ल मेंशन में नहीं है तो बॉडीगार्ड को उसे ढूंढने के लिए भेजो और मुंबई से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद करवा दो। उसे कैसे भी करके अपनी लिटिल गर्ल को बस ढूंढना होगा, कहीं उसकी लिटिल गर्ल किसी खतरे में तो नहीं। ओके बॉस, इतना बोलकर व्याख्यात जैसे ही सूर्यवंशी मेंशन से दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, 76 आज्ञाकारी बीबी की तरह मिसेज सूर्यवंशी बनकर मेंशन थप्पड़, तुम्हारा पति अब तुम्हें नहीं चाहता। वह अभिवंत ने अपना फोन को अपने हाथ में जकड़ लिया और उनकी नजरें फोन पर टिक गई, जिस पर अकीरा का रिटर्न कॉल आ रहा था। अभिवंत का फोन बजे जा रहा था और जैसे ही लास्ट में फोन काटने वाला था, आखिरकार एक गहरी सांस लेकर कॉल उठ ली। कहाँ थी तुम और अभी तुम क्या कर रही हो? अभिवंत ने अपनी चिंता छुपाते हुए गुस्से से कहा। कुछ नहीं, बोलो क्या हुआ? इतना बोलकर अकीरा शीशे के सामने बैठी और अपना मेकअप हटाने लगी। ये सुनकर अभिवंत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर तुमने मेरी कॉल का जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्या जब तुम्हारे पास मेरी कॉल आए तो तुम्हें फोन की आवाज सुनाई नहीं दी? अभिवंत की बात सुनकर मेकअप उतारते हुए अकीरा के हाथ रुक गए और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सुनी दी, लेकिन तब मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती थी। क्या? ये सुनकर अभिवंत एक पल के लिए शॉक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। अभिवंत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस बात का अकीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह बनते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इतना बोलने के बाद अकीरा फोन काटने ही वाली थी कि यह बात अभिवंत से सहन नहीं हो सकी, इसलिए उसने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे मुंह पर कॉल काट सको? वहीं 10 सेकंड से जब अकीरा ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे डर था कि उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। लेकिन लास्ट में कॉल उठने के बाद उसने कहा कि वो उसकी कॉल का जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि वो इस वक्त मुंबई में नहीं था, इसलिए वो उसे सबक नहीं सिखा सकता था। ये सब सोचकर अभिवंत गुस्से से अपन आपा खो रहा था। वो अकीरा ये सोच रही थी कि उसने बस इस आदमी का फोन नहीं उठाया तो उसने अपने आप ही खो दिया। अभिवंत को अपने दिल में एक आग जलती हुई महसूस हुई और उसने गुस्से से अपनी ठंडी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, भले ही मैं इस वक्त मुंबई में नहीं हूँ, इसलिए अपने इस छोटे से दिमाग में कोई और साइड लेकर मत आना, बस एक आज्ञाकारी बीबी की तरह मिसेज सूर्यवंशी बनकर मेंशन में रहो। क्या तुम मानते हैं कि मैं तुम्हारी बीबी मिसेज सूर्यवंशी हूँ? अकीरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अभिवंत भी अच्छे से उसकी बात नहीं सुन पाया। अभिवंत ने एक बार फिर पूछा तो अकीरा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अभिवंत को पता चल गया था कि वो उससे नाराज है, लेकिन किस बात पर वो उसे नहीं पता थी। अभिवंत ने अपने माथे को रगड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं यहाँ जयपुर आ गया और आधे दिन से ज्यादा हो गया हमने एक दूसरे को भी नहीं देखा। ये सुनकर अकीरा ने अपने आप से कहा, क्या इसे ये लगता है? ये बोलने से पहले अचानक वो रुक गई क्योंकि उसने उसकी आवाज में थकान साफ महसूस कर ली थी। आज अभिवंत सच में बहुत ज्यादा थक गया था। मिस्टर सूर्यवंशी, जो अभिवंत से बहुत प्यार करते थे, उन्हें मरते मरते बचे थे, जिसका उस पर गहरा असर भी पड़ा था। इस बारे में ध्यान से सोचने पर उसे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने खुद उससे अपनी दूसरी पहचान सारा होने की बात छिपाई थी। अभिवंत भी उसके साथ थोड़ा करीबी बिहेव करने लगा क्योंकि उसे लगा कि सारा उसकी लिटिल गर्ल की तरह लगती है। जब उसमें खोट था तो वो कैसे अभिवंत को दोष दे सकती थी? उसने उसके मुंह पर नहीं कहा था कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसने इस बात के लिए ना भी नहीं किया था। शायद वही इस बारे में कुछ ज्यादा सोच रही थी। इसके अलावा यह एक एक्सीडेंट था। जब उसने उसके साथ शादी की थी, वो कौन सा अभिवंत को बहुत पसंद करती थी, तो उसे कोई हक नहीं था अभिवंत से नाराज होने का। ये सच सोचते हुए उसे गिल्टी महसूस होने लगा। अकीरा हल्की से खांसी और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी ठीक है? यह महसूस करके कि वो गुस्से में नहीं लग रही, अभिवंत का तेज धड़कता दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, हाँ वो ठीक है। क्योंकि सब ठीक है इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, अकीरा ने धीरे से झिझकाते हुए कहा।
तुम गुस्सा मत हो, अभिवंत ने धीरे से कहा। मुझे बताओ, कोई बात है तो, कुछ चाहिए तुम्हें तो मुझे बताओ, लेकिन तुम उदास मत होना। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया है, लेकिन तब भी यह मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा और सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हारा गुस्सा भी गायब कर दूंगा। लास्ट के शब्द अभिवंत ने हल्के से कहे। सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हारा गुस्सा भी गायब कर दूंगा। खुद से यह बोलकर अकीरा का चेहरा लाल हो गई। उसे ऐसा क्यों लग रहा है अभिवंत की बात का कुछ और ही मतलब हो। अकीरा शर्मा गई और अपना सिर हिला दिया, ये सोचकर कि वे फोन पर बात कर रहे थे और वो उसकी हरकतें नहीं देख सकता था। इसलिए उसने फिर से ओम कहा और बोली, देर हो रही है, तुम जल्दी सो जाओ और मैं भी सो रही हूँ, फोन रख दो। अभिवंत उसके पास नहीं था, इसलिए अकीरा के शर्मिला एक्सप्रेशन नहीं समझ कर सका। कॉल मत काटना, अभिवंत ने कहा, कॉल स्टॉट ही रहने देना, आज रात कॉल मत काटना। उसकी यह बात सुनकर वो परेशान हो गई। मुंबई हॉस्पिटल। मिसेज मल्होत्रा बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद हुई थीं और उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके शरीर के नीचे वाली साइड का ऑपरेशन किया गया था। उन्हें बेरहमी से बर्बाद कर दिया गई और उसका शरीर बर्बाद हो गया। अब से वो सिर्फ एक बेकार इंसान के अलावा कुछ नहीं रह गई थी। उस रात मिस्टर शर्मा ने उन्हें इतना दर्द दिया, जो यादें धीरे धीरे उनके दिमाग में चलती रही और उनकी वजह से वो पागल हो गई थी। आज उसके पास कुछ नहीं बचा था। अरे मेडिसिन बदलो, नर्स जो मेडिसिन लेकर आई और बहुत इम्पेशेंट लग रही थी, उसने जल्दी से कहा, जल्दी से अपनी पलाजो उतारो। लेकिन मिसेज मल्होत्रा हल भी नहीं सकी। ये देखकर नर्स ने भौहें सिकोड़ गई। वो जल्दी से चलकर उसके पास आई और उसने उनका प्लाजो उतार दिया। चले जाओ, मिसेज मल्होत्रा अचानक होश में आए और चिल्लाए, उसे मत छुओ। तुम अब भी खुद को एक हाई क्लास लेडी समझती हो, आखिर तुम दिखना क्यों चाहती हो? नर्स भी गुस्से में कहा, एक बार जाकर शीशे में अपनी बदसूरत शक्ल देखो, जिसे देखकर मुझे घिन आती है। ये सुनकर मिसेज मल्होत्रा पागल हो गई और नर्स को दूर धकेल दिया। चुप रहो। मिसेज मल्होत्रा के ऐसे धक्का देने से नर्स जमीन पर जाकर गिर गई। ये देखकर नर्स और जायदा गुस्से से भर उठी। नीचे जमीन से खड़ी होकर उसने एक जोरदार थप्पड़ मिसेज मल्होत्रा को मारा। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? इतना बोलकर नर्स ने उसे एक और थप्पड़ मारा। फिर मिसेज मल्होत्रा के बाल खींचे, उसे बिस्तर से घसीटा और उसका सिर बेडसाइड टेबल पर दे मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मिसेज मल्होत्रा हो? तुम्हारा पति अब तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता है? वहीं नर्स के ऐसे साइड टेबल पर उसका सिर मारने से मिसेज मल्होत्रा दर्द से चिल्ला उठी और वह अपने सिर पकड़कर बैठ गई। नर्स ने व्यंग्य से मुस्कुराकर बाहर जाते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी मेडिकन बदलने नहीं दोगे तो तुम मर जाओगी। मिसेज मल्होत्रा बेड पर लेटी गई। उसके शरीर नर्स की बात सुनकर कांपने लगा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। वो उसे जाने नहीं देगी। मिसेज मल्होत्रा ने अपना मोबाइल निकाला और सबसे पहले मिस्टर मल्होत्रा को कॉल किया। पहली बार तो पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। जब उन्होंने दूसरी बार किया तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। 77 मिसेज मल्होत्रा का पुराना प्यार, मैं देखना चाहता हूं कि कौन पहले मारता है, पूरी रात सोए ही ना। मिसेज मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और एक आदमी का नंबर याद करके डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन उठने के बाद मिसेज मल्होत्रा ने रोते हुए कहा, यह मैं हूं, निहारिका। दूसरी तरफ वाला आदमी ने हैरानी से कहा, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? उस आदमी का नाम मोहित था और वो मिसेज मल्होत्रा का सालों पुराना आशिक था। वे हमेशा से मिसेज मल्होत्रा को पसंद करता था और आज भी उनके मन में मिसेज मल्होत्रा के लिए प्यार जिंदा था। वह पहले एक गरीब लड़का था, लेकिन अब उसने अपनी जिंदगी में पैसे कमा लिया था और एडवांस हैकिंग में शामिल हो गया था। हालांकि वह सिर्फ एक साधारण इंसान था और ज्यादा हाई क्लास नहीं था, लेकिन तब भी उसने इतना तो कमाया था कि उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। ऐसे तो उसके पास पावर भी थी। मोहित, मैं मरने की कगार तक पहुंच चुकी हूं। इतना बोलकर मिसेज मल्होत्रा बेकाबू होकर रोने लगी। ये सुनकर मोहित ने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? तुम बस मेरे आने का इंतजार करो। जो भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत कर रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिसेज मल्होत्रा ने रोते हुए एड्रेस बताया। मोहित ने फिर से मिसेज मल्होत्रा को संतुना देखकर जल्दी वहां आने के कहा। लगभग 2 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचकर सीधा मिसेज मल्होत्रा के वार्ड में पहुंचा। मोहित, जो कि एक अच्छी हाइट वाला मजबूत आदमी था। मिसेज मल्होत्रा ने मोहित को देखा। अगर वो मिस्टर मल्होत्रा से उसे कंपेयर करती तो इस आदमी की आंखों बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन उनका रंग सांवला था
आईब्रोज से आंख तक एक कट का निशान फैला हुआ था, लेकिन इस वक्त वो इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। मोहित, मिसेज मल्होत्रा, में चिल्लाते हुए कहा। मिसेज मल्होत्रा की ऐसी हाल देखकर मोहित को अपना दिल टूटा हुआ सा महसूस होने लगा और वो जल्दी से आगे बढ़कर मिसेज मल्होत्रा के गले लग गए। निहारिका, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इस वक्त मिसेज मल्होत्रा का दिल दर्द से भरा हुआ था। वही मोहित उसे बहुत सालों से पसंद करता था और हमेशा उसने उसे एक हाई क्लास लेडी के रूप में देखा था, लेकिन आज इस हालत में देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मिसेज मल्होत्रा ने तुरंत अकीरा के द्वारा उसे फंसाए जाने के बारे में बताया। वह, मोहित, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं अब और जीना नहीं चाहती। ये सुनकर मोहित हैरान हो गया। जब वो पहले रोती भी थी तो खूबसूरती से इनोसेंट बनकर रोती थी, लेकिन आज। ठीक है, रो मत। मोहित ने उसे कंफर्टेड करने की कोशिश करी और उसका दिल बहुत सारी फीलिंग से भर गया और वह गुस्से से बोला, तुम्हारे वह पति कहाँ है? उस मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हारी इस तरह से देखभाल की है? जब मिस्टर मल्होत्रा का जिक्र हुआ तो मिसेज मल्होत्रा की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो उसे एक बार भी मिलने नहीं आया और ऊपर से उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये सोचकर मिसेज मल्होत्रा को और रोना आ रहा था और उन्होंने रोते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। वो मोहित, श्री अभी भी पुलिस स्टेशन में है, प्लीज उसकी मदद करो ना। ये सुनकर मोहित और हैरान हो गया और उसने मिसेज मल्होत्रा के आंसू पूछते हुए कहा, तुम रो मत, मैं किसी भी करके तुरंत उसे रिहा करवाने की कोशिश करता हूँ और उस अकीरा को तो मैं छोड़ने नहीं वाला, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात है तुम्हारा शरीर को ठीक करना। अच्छी बनो, मैं तुम्हें इलाज के लिए सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ। ये सुनकर मिसेज मल्होत्रा ने अच्छे बच्चों की तरह अपना सिर हिलाया। मोहित ने उसे गोद में उठाया और वार्ड के बाहर ले गया। बाहर पहले से ही बॉडीगार्ड्स खड़े थे और मेडिकल स्टाफ का एक ग्रुप दरवाजे के बाहर खड़ा था, जो सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, डर के मारे पसीने से तरबतर हो रहे थे। मोहित, इतना बोलकर मिसेज मल्होत्रा ने मोहित के कॉलर कसकर पकड़ा किया और नस की ओर इशारा करते हुए बोली, यह नस। उसने मुझे धमकाया, कहा मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। ये सुनकर नस के पैर नर्म पड़ गए और वो घुटनों के बल मोहित के सामने बैठ गई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मोहित ने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस नस को बाहर खींचो, अब इसकी बारी है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन पहले मारता है। मत करो। नस डर के मारे छटपटा रही थी और बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थी, जो उसे कॉरिडोर में खींच कर ले गए। जब वे कॉरिडोर में पहुंचे तो उन्होंने उस नर्स के कपड़े ऐसे फाड़ दिए जैसे वहां कोई था ही नहीं। यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसलिए यहां नर्स की जिंदगी की किसी को कोई अहमियत नहीं थी और ऊपर से मोहित मुंबई में एडवांस हैकिंग का मेंबर था, इसलिए कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। एक नर्स को मारते देख वहां पर कोई भी आगे जाकर उसे बचाना तो बहुत दूर की बात, कोई कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं करता है। मिसेज मल्होत्रा मोहित की बाहों में लिपटी गई और सेटिस्फैक्शन से अपने सामने चल रहे नजारे को देखने लगी। जो कोई भी उसे परेशान करेगा वह भयानक मौत मरेगा, और देखना जल्दी ही यह हाल अकीरा का भी होगा। अगले दिन सुबह 8 बजे जब अकीरा नींद से उठी तब भी उसे थोड़ी नींद आ रही थी। कल रात उन्होंने पूरी रात अभिवंत से बात की और उनके फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या तुम जाग रही हो? अभिवंत ने उसकी तरफ से हलचल सुनी तो उसने एकदम से कहा। अकीरा ने फोन एक तरफ रख दिया और करवट से कपड़े निकालने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम अभी सो कर उठे हो? ये पूरी रात सोए ही नहीं? सोया नहीं, अभिवंत ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर अकीरा ने धीरे से कहा, अभी अगर तुम देर तक जागते रहोगे तो तुम बूढ़े हो जाएंगे, तुम पहले से ही मुझसे बड़े हो। ये सुनकर अभिवंत अपनी आंखें घूमकर अपनी डेंजरस वॉइस में कहा, तो क्या बूढ़ा होने के कारण तुम मुझे पसंद नहीं करोगी? मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं ना। अभिवंत गुस्से में था, इसलिए वो गहरी सांस लेकर बात बदलते हुए बोला, आज सोमवार है, जाने से पहले नाश्ता करके जाना, याद से भूखे मत जाना। पता है, अकीरा ने आलस से जवाब दिया। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए अपने आप ही कॉल काट गई। अकीरा ने फोन को चार्जिंग पर लगाया और नहाने के बाद फोन, अपना बैग लेकर नीचे डाइनिंग टेबल से जम लगी हुई रोटी उठाई और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज क्लास के अंदर अलिका पहले से ही अपनी सीट पर बैठ चुकी थी और जब उसने अकीरा को आते देखा तो उसने खुशी से उसे देखकर अपना हाथ हिलाया। अकीरा भी उसके पास आकर बैठ गई। क्या तुमने नाश्ता किया?
मैं आज तुम्हारे लिए वेजिटेबल ब्रेड सैंडविच लाई हूं, अलिका ने एक्साइट होते हुए कहा। हालांकि वो पहले ही एक सैंडविच कह चुकी थी, लेकिन दूसरा तो अकीरा खा सकती थी ना। इतना सोचकर उसने एक सैंडविच अकीरा को दिया। अकीरा ने भी मुस्कुराते हुए ले लिया। क्या तुम्हें ये पसंद आया? अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए रुक लेकर आऊंगी। CH-78 वीक जरूर देंगे। अकीरा का पागलपन। मैं तुम्हारे असिस्टेंट की जगह नेत्रा को देना, जीनियस डॉक्टर के। अल्पविराम। क्योंकि नेत्रा को अच्छे से याद है कि एक बार जब वह टीचर की क्लास में भरे हुए स्टूडेंट के फॉर्म को ठीक से अरेंज करने में टीचर की हेल्प कर रही थी, तब उसने अलिका का फॉर्म देखा था जिसमें उसके माता पिता की साइड वाली जगह पर अंडरस्कोर था, जिससे साफ जाहिर था कि अलिका के माता पिता गरीब थे। यह उसके माता पिता थे ही नहीं, उसने यह बात भी नोटिस की थी कि अलिका कॉलेज में जो कपड़े पहनकर आती थी उसका कोई ब्रांड ही नहीं होता था। ऐसे गरीब लड़की ने उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। वहीं ये सुनकर अलिका का चेहरा डार्क हो गया और उसने अपना सिर घूमकर नेत्रा को देखा और चिल्लाते हुए बोली, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं? और ना इससे तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए कि मेरे पास खुद की बजाय दूसरों का ध्यान रखने का टाइम है। नेत्रा को उम्मीद नहीं थी कि वो उस पर सीधे चिल्लाने की हिम्मत करेगी। उसकी आंखें ठंडी थीं और गुस्से से अपने हाथ की मुठिया बनाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर कुछ सोचकर वो अलिका का मजाक उड़ते हुए बोली, अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम मुझे बता सकती हैं। हम सब क्लासमेट हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें भी जरूर दूंगी। ये सुनकर क्लास में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। नेत्रा अपने परिवार की लाडली बेटी थी, जिनका समाज में एक रुतबा एक पावर थी, और उनमें से क्लास में ज्यादातर बच्चे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वह नेत्रा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यही बात तो सच थी कि अलिका के फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन इसका फायदा वह नेत्रा को नहीं उठाने देना चाहती थी। इसलिए वो गुस्से से कांपते हुए नेत्रा के सामने आकर खड़ी हो गई। वहीं अलिका को ऐसे देखकर नेत्रा सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराई और अपने होठों पर एक मजाकिया हंसी लाकर अलिका से बोली, अरे अलिका, शर्मिंदा मत हो। तुम्हारे फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए तुम अपने आत्मसम्मान के बारे में चिंता मत करो। तुम टेंशन मत लो, क्लास में से सारे बच्चों तुम्हें थोड़ी थोड़ी भीख जरूर देंगे, जैसे तुम आराम से अपने खाने का खर्चा तो उठी। नेत्रा की बात पूरी होने से पहले ही एक जोर की आवाज आए। बैंग बैंग। अकीरा ने गुस्से से टेबल को लात मारी, जिस कारण टेबल जोर की आवाज के साथ नीचे गिर गया। अकीरा गुस्से से नेत्रा की तरफ बढ़ी और अपने दांत पीसते हुए उसने अपने हाथ में पड़े हुए पेन का किनारा नेत्रा के सीने में घुसाया। नेत्रा का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और उसने गुस्से से अकीरा को देखा। अकीरा और जोर से पेन का किनारा नेत्रा की चेस्ट में घुसते हुए मुस्कुरा कर देखना लगी और बोली, देखो मैं क्या कर रही हूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बस बोलना जारी रखो। कोई भी बता सकता था कि अकीरा की आवाज पागलपन से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। जब अकीरा गुस्से में होती थी तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी। वही अकीरा के इस तरफ करने से क्लास में हर कोई हैरान रह गया। नेत्रा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन जब उसकी नजरें अकीरा से मिली तो वह कुछ नहीं कह सकी। तभी टीचर क्लास में आए। ये देखकर नेत्रा दांत पीसते हुए नफरत से अकीरा को देखा और पीछे मुड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अकीरा और अलिका भी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अकीरा, अभी तुम कितनी ज्यादा ब्रेव लग रही थी, अलिका ने एक साइड होते हुए अकीरा के पास जाकर फुसफुसाया। अकीरा ने धीरे से अपनी नोटबुक खोली, पेन उठाया और नोटबुक में कुछ लिखने लगी। अलिका की बातें सुनकर उसने शांति से कहा, अब से मेरे लिए यह वेजिटेबल सैंडविच मत लेकर आना। ये सुनकर अलिका ने सोचा कि अकीरा ने ध्यान से नेत्रा की सारी बातें सुन ली और वह उसके पैसे बचाना चाहती है। अलिका ने बेचैनी से कहा, सच में मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास सच में इतने पैसे तो हैं कि मैं सामान खरीदकर तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर ला सकूं। अकीरा की आईब्रोज सिकुड़ गई। बेशक वह जानती थी कि वह गरीब नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अलिका के इंसल्ट हो। इतना सब होने के बाद तब भी नेत्रा को अकल नहीं आई, इसलिए वह और आगे दूसरों को परेशान करके अपनी मौत को ही न्योता दे रही थी। नहीं। अकीरा ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें घूमते हुए अलिका को देखकर बोली, मेरा मतलब है, जो वेजिटेबल सैंडविच तुम लेकर आए हो वो टेस्टी नहीं था। ये सुनकर अलिका के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए। अकीरा ने उसे नोटबुक थमाते हुए कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब तक टीचर ने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था।
इसलिए सब क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ने लगे। क्लास के अंदर लगातार उनके 4 क्लासेज चली और जब सारी क्लासेस खत्म हुई तब तक दोपहर जो चुकी थी। क्लास के बाद अलीका अकीरा को रात में खाने के लिए बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले काउंसलर अकीरा के पास आए क्योंकि उन्हें अकीरा से कुछ काम था। स्टूडेंट अकीरा, ये है कि तुरंत एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से एक टीम आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एक मेडिकल रिपोर्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सच में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और दूसरे किसी कॉलेज से मैं इंग्लिश टीचर को बुला लेता, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा है कि तुम इस रिपोर्ट को तैयार करो। क्या तुम्हारे पास टाइम है रिपोर्ट को बनाने के लिए? अकीरा काउंसलर को देख रही थी जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तभी उसका ध्यान उसके चेहरे पर गया। काउंसलर यंग हैंडसम लड़का था। कुछ सोचकर अकीरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। काउंसलर ने सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल की, इसके बारे में सोचा और अकीरा को ध्यान से देखते हुए बोला, इस बार तुम्हारे लिए काम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्या तुम इसे अकेले संभाल पाएंगी? और मेडिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत है, मैं तुम्हारे असिस्टेंट की जगह नेत्रा को देना चाहता हूं। अकीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी तरफ देखा। काउंसलर को डर था कि वह मना कर दे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, स्टूडेंट अकीरा, तुम और नेत्रा एक ही क्लास में है, ज्यादा काम होने की वजह से तुम्हें भी एक साथी मिल जाएगा। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट नेत्रा ने पिछली बार गलती की थी, लेकिन उसे उसकी सजा मिल चुकी है और तुम दोनों 3 साल तक एक साथ एक ही क्लास में स्टूडेंट रह चुके हो। काउंसलर को उम्मीद थी कि वे आपस में अपनी सारी लड़ाई वगैरह खत्म कर लेंगे। हालांकि वे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम वे दुश्मन तो न बने। वही काउंसलर सब जानता था। पिछले हफ्ते जब अकीरा ने नेत्रा के चेहरे पर किताब फेंकी थी और आज सुबह क्लास के दौरान उन दोनों में फिर से लड़ाई होने वाली थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द या बाद में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। इसके अलावा नेत्रा की अंग्रेजी भी अच्छी थी, उसे कुछ पेंटिंग वगैरह की नॉलेज भी थी। अकीरा के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर उसने कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके, आई विल मैनेज। काउंसलर की बात बीच में रुकते हुए अकीरा ने कहा। नेत्रा का घर। जब नेत्रा घर आए तो नेत्रा की दादी ने उसे दिखा और प्यार से इशारा करते हुए उसे कहा, नेत्रा तुम आ गई। दादी, आप यहाँ अकेली क्यों है? मॉम कहाँ है? अपनी दादी के पास जाकर कंफ्यूज एक्सप्रेशन से नेत्रा ने पूछा। तुम्हारी माँ को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, वो थोड़ी देर तक आ जाएगी, नेत्रा ने कहा। ओह, और बोली, दादी क्या आपका सिरदर्द ठीक हो गया है? मैं आपके सिर की मालिश कर दूं? ये सुनकर नेत्रा की दादी का दिल गर्माहट से भर गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेत्रा बेटा, तुम्हारे इतना बोलने पर ही मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन हाल ही में मुझे ज्यादा ही सिरदर्द होने लगा है। दर्द के कारण मुझे रात को नींद तक नहीं आ पाती। इतना बोलकर उन्होंने आह भरी और फिर बोली, और इस वक्त मिस्टर रायजादा भी बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि वह मेरे किसी फोन कॉल का जवाब तक नहीं दे रहे। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं उनसे जीनियस डॉक्टर के बारे में पूछूंगी। CH79 सब ठीक है ना? मुझे डर है। व्हाट अ फनी जॉक। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? जवान और हैंडसम आदमी ज्या। मिस्टर रायजादा ने अपने बहुत से शेयर वापस ले लिए, जिस कारण उनकी कंपनी की पावर भी थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन तब भी अलका जी को चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि मिस्टर रायजादा ने अकीरा की वजह से अपने शेयर्स वापस लिए हैं। मिस्टर रायजादा प्यार और धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वो हमेशा रिश्तों को संजोकर रखने थे, लेकिन आज उनकी सिर्फ एक गलती के कारण वो सब खत्म करने को तैयार थे। वही नेत्रा की दादी को अभी भी लग रहा था कि थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। वही अलका जी एक बात सोचते हुए बोले, मैंने सुना है कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी जल्दी ही तुम्हारी गांधी यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट की मदद के लिए एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट की जरूरत है। तो तुम अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं करती? यह उन्होंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये सुनकर नेत्रा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। अभी तक नहीं। ये सुनकर अलका जी ने नेत्रा को हिम्मत देते हुए कहा, छोटी उम्र से तुम इंग्लिश क्लासेस में जाती आए हो, तो मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश का लेवल तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि इंग्लिश कॉलेज के स्टूडेंट भी मेरी पोती का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम टेंशन मत लो, वो लोग तुम्हें ही चुनोगी। आगे अलका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना दिमाग बस पढ़ाई पर लगाओ। उस अकीरा की बच्ची की वजह से तुम परेशान मत हो। तुम्हें पता है ना, तुम हमारे परिवार की इकलौती बेटी हो, तो तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट होगा। क्या वो लड़की तुम्हारी बराबरी कर सकती है? अंडरस्टैंड। वहीं अपनी दादी की बात सुनकर नेत्रा और ज्यादा परेशान हो गई थी। रिंग रिंग।
अचानक उसके पॉकेट में रखा हुआ फोन बजा। नेत्रा ने निकाल कर देखा तो यह उसके कॉलेज से काउंसलर की कॉल थी। इस टाइम अब ये क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? उसने चिचिड़ाहट से फोन उठाकर अपने कान पर लगाया। हेलो सर। स्टूडेंट नेत्रा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट की मदद के लिए मुझे किसी बच्चे को सेलेक्ट करना है। देख लो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। ये सुनकर नेत्रा बहुत खुश हो गई कि काउंसलर ने सच में उसे सेलेक्ट किया है। पहले उसने सोचा था कि काउंसलर अकीरा को सिलेक्ट करेंगे। सर, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। फिर थोड़ा रुककर नेत्रा कंफ्यूजन से बोली, सर आपने अकीरा को क्यों नहीं चुना? आखिर उसकी इंग्लिश तो मुझसे बेहतर है। ये बोलते हुए नेत्रा को खुद पर ही घमंड हो रहा था। भले ही अकीरा की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी वजह से कॉलेज में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद कॉलेज ने उसके और अकीरा के बीच उसे चुना। हाँ, तुम उसी के साथ काम करोगी, काउंसलर ने बात क्लियर करते हुए कहा। उसके साथ नेत्रा का चेहरा जम गया। हाँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट ने मुझसे अकीरा के बारे में पूछा और कहा कि रिपोर्ट और उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए उन्हें बस स्टूडेंट अकीरा ही चाहिए। काउंसलर ने समझाया, लेकिन रिपोर्ट और ट्रांसलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने तुम्हें अकीरा के असिस्टेंट के रूप में चुना है। नेत्रा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी पकड़ अपने फोन पर मजबूत हो गई, जिस कारण उसकी हाथों की नसें साफ उभरने लगी। अब क्या उसकी इतनी ही औकात है अकीरा के असिस्टेंट बनने की? यह एक ऐसा मौका है जो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें अच्छी तरह से इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और ऊपर से क्या पता तुम्हारे और स्टूडेंट अकीरा के रिश्ते भी ठीक हो जाए। इस बारे में जल्दी से सोचकर मुझे बता देना। इतना बोलकर काउंसलर ने कॉल कर दी। वहीं नेत्रा अभी भी फोन अपने कान पर लगाए हुए बैठी थी। गुस्से के कारण उसकी पूरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। क्या बात है? अलका जी ने उससे पूछा। क्या तुम्हारे टीचर ने फोन किया था? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, नेत्रा ने गहरी सांस ली और अपनी दादी को बताते हुए बोली, काउंसलर ने मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट में मदद करने के लिए पूछा है। ये सुनकर अलका जी जोर से हंस पड़ी और बोली, मुझे पता था कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें ही चुनेगा। मेरी प्यारी पोती सबसे होनहार है। नेत्रा ने मुस्कुराने की कोशिश की और यह नहीं बताया कि वो उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन अकीरा के असिस्टेंट के रूप में वहां उसे अकीरा की मदद करनी थी। दूसरी तरफ एक दिन के इलाज के बाद मिसेज मल्होत्रा की हालत में काफी सुधार आ चुका था, लेकिन ज्यादा बुरी तरह घायल होने की वजह से वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती थी। तब भी डॉक्टर के हाथ में जितना था उन्होंने मिसेज मल्होत्रा के दर्द को कम करने की कोशिश की। ये देखकर कि मिसेज मल्होत्रा दुखी थी, मोहित ने कहा, अब तुम्हें अपने शरीर की अच्छी से केयर करने की जरूरत है और तुम श्री की चिंता मत करें, मैं उसे जल्दी ही बाहर निकलवा लूंगा। ये सुनकर मिसेज मल्होत्रा ने अपने होंठ काट और परेशान होते हुए बोली, वो अभिवंत सूर्यवंशी बहुत पावरफुल है। उसकी पुलिस स्टेशन के लोगों के साथ मिली भगत है। हर कोई उसका ऑर्डर मानता है। मुझे डर है। बात बीच में काटते हुए मोहित ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ एक आदमी है, तुम उससे इतना डर क्यों रही हो? निहारिका, तुम्हें पता है मैं एडवांस हैकिंग कंपनी में काम करता हूं और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। और हाँ, जब तुम्हारा शरीर अच्छे से ठीक हो जाएगा तो मैं अच्छे से तुम्हारा बदला लूंगा, उसे अकीरा से। ये सुनकर मिसेज मल्होत्रा मुस्कुराई। वो सच में पहले इस पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज इस आदमी के पास सब कुछ था और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था, इसलिए उसे किसी के सहारे की तो जरूरत थी, किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए। मोहित को डर था कि निहारिका परेशान हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमी को कॉल करके श्री को रिहा करने का ऑर्डर दिया। पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर को मोहित के एक आदमी का कॉल आया था। श्री को जाने दो, यह इम्पॉसिबल है, इंस्पेक्टर ने बिना सोचे समझे मना कर दिया, क्योंकि वो अभिवंत के खिलाफ जाकर अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहते। इंस्पेक्टर राजवीर, मुझे आशा है कि आप इस बारे में सोचेंगे। हमारे बॉस एडवांस हैकिंग में मेंबर है, इसलिए उनके पहचान एडवांस हैकिंग के बॉस से भी है, और आपको तो पता ही है एडवांस हैकिंग पूरी दुनिया में कितनी पावरफुल है। क्या आप उस सूर्यवंशी की वजह से एडवांस हैकिंग से दुश्मनी मान लेना चाहते हैं? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज धमकियों से भरी सुनाई दी। इंस्पेक्टर राजवीर भी सच में एडवांस हैकर से डरता थे, लेकिन अगर श्री को रिहा कर दिया जाता है तो कहीं उनके लिए और मुसीबत ना आ जाए। दूसरी तरफ से उस आदमी ने फिर से धमकी देते हुए कहा, अगर आप अभी भी अपने शरीर पर इंस्पेक्टर की वर्दी चाहते हैं तो जल्द से जल्द श्री को रिहा कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका परिणाम आप जानते ही हैं। इतना बोलकर दूसरी तरफ वाले आदमी ने कॉल काट दी। वही यह सब सुनकर इंस्पेक्टर उलझन में पड़ चुके थे।
इसके बारे में सोचने के बाद इंस्पेक्टर राजवीर ने सीधा अभिवंत को कॉल किया। सच में उनमें एडवांस हैकिंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी और उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि श्री को उन लोगों का सपोर्ट कैसे मिला। मिस्टर सूर्यवंशी, जब कॉल कनेक्ट हुई तो इंस्पेक्टर राजवीर ने पूरी कहानी बता दी। एडवांस हैकिंग। अभिवंत, जो अभी अभी मिस्टर सूर्यवंशी के कमरे से बाहर आया था, और जब उसने ये दो शब्द सुने तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या सच में उस आदमी की जान पहचान एडवांस हैकिंग के बॉस से है? व्हाट अ फनी जोक। फिर सीरियस होकर अभिवंत ने कहा, उस आदमी से बोलो कि वो अपने हाथ पैर ज्यादा ना चलाए, नहीं तो उसे भी उस श्री के साथ जेल के अंदर डलवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सर, एडवांस हैकिंग की पावर, इंस्पेक्टर राजवीर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो अभिवंत की पावर को भी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो हर शब्द अभिवंत के सामने सोच समझकर बोल रहा था। क्या तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? अभिवंत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। जब इंस्पेक्टर राजवीर ने ये शब्द सुने तो वह डर गया। नहीं सर, क्योंकि राजवीर अच्छे से जानता था कि अभिवंत सूर्यवंशी उतना सरल नहीं था जितना अफवाहों में कहा गया था। सर, मैं समझ गया, इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा। अभिवंत ने फोन रख दिया और अपने बगल में व्याख्यात की ओर देखा, जो उसके पास खड़ा था, और उसने भी इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन ली थी। चेक इट। ओके बॉस, व्याख्यात ने अपना सिर झुकाकर जवाब दिया और जल्दी से अपने काम पर लग गया। 10 मिनट से भी कम समय में उसे सब पता चल गया। व्याख्यात ने टैबलेट में देखते हुए उसे बताया, बॉस, वो एडवांस हैकिंग का एक छोटा सा मेंबर है। बस वो एडवांस हैकिंग के नाम को हर जगह इस्तेमाल करता है। वो एक गैंगस्टर है और मुंबई में उसका एक छोटा सा ग्रुप भी है। एडवांस हैकिंग का एक छोटा सा मेंबर, इतना ही। अभिवंत के पास अभी अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने व्याख्यात से उस आदमी को अच्छे से सबक सीखने को कहा। इतना बोलकर अभिवंत ने अपने सामने लगे आईना में वो अपना चेहरा देखता है। पिछले 2 दिनों से शेव न करने के कारण उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आ गई थी। उसने सुबह वाली अकीरा के शब्दों के बारे में सोचा, अपनी आंखें मूंद ली और पहली बार उसने व्याख्यात से ऐसा कुछ पूछा, व्याख्यात, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? व्याख्यात कंफ्यूज होते हुए बोला, नहीं तो बॉस, क्या हुआ? फिर धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें जवान और हैंडसम और गोरे आदमी ज्यादा पसंद है? CHAT, किसने किया ये? आग सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। कितने घमंड। मोहित गुस्से से पागल। क्रिश, एकता। अचानक मोबाइल फोन भेजा। ये जरूर इसलिए होगा कि जेल से श्री को रिहा कर दिया गया है, ये देखकर कि यह उसके किसी आदमी का फोन है। मोहित ने हंसते हुए कॉल उठा ली और जानबूझकर उसे स्पीकर पर डाल दिया। बॉस, वो इंस्पेक्टर उस आदमी को रिहा करने के लिए मना कर रहा है। कॉल कनेक्ट होते ही एक आदमी ने बेचैनी से कहा। ये सुनकर मोहित का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह गुस्से से बोला, सच में वे उसे जाने नहीं दे रहा है? क्या वो एडवांस हैकिंग को नाराज करना चाहता है? जो आदमी कॉल पर था वह भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर राजवीर आखिरकार पुलिस स्टेशन के चीफ थे और उसने उन्हें हर तरीके से धमकाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वह श्री को जाने देना नहीं चाहते थे। तो अब वह भी इसमें क्या कर सकता था? ठीक है, मैं समझ गया। मोहित ने फोन रख दिया और चिंता से मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखा और उनसे बोले, निहारिका, तुम चिंता मत करो, मैं खुद वहां जाऊंगा श्री को छुड़वाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि वह लोग मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हालांकि वह एडवांस हैकिंग का एक छोटा सा मेंबर था, लेकिन तब भी एडवांस हैकिंग पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी थी और उस कंपनी का छोटा सा मेंबर भी लाखों में कमाता था। यहां तक कि वो पिछले कुछ सालों में वो एडवांस हैकिंग का नाम हर जगह इस्तेमाल करते हुए आया था, इसलिए बहुत सारे लोग उससे डरते भी थे और कोई भी छोटे लोग उससे पंगा लेकर अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मिसेज मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। बी केयरफुल। मोहित ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जैसे ही वार्ड के बाहर जाने वाला था, उससे पहले ही उसके लोग दौड़कर अंदर आए और हफ्ते हुए जल्दी से आकर उसके कान में कुछ बोले। क्या? मोहित ने हैरानी से कहा। क्या हुआ? मिसेज मल्होत्रा ने परेशानी से पूछा। मोहित चौंक गया था। इस चक्कर में उसने मिसेज मल्होत्रा को भी नजरअंदाज कर दिया और अपने लोगों के साथ जल्दी से वार्ड से बाहर चला गया। मिसेज मल्होत्रा को 2 शब्द के अलावा आगे कुछ भी कहने का मौका तक नहीं मिला। पता नहीं अचानक उनके दिल कुछ गलत होने की आशा से जोर जोर से धड़क रहा था। मोहित जल्दी से अपने आदमियों के साथ कार में बैठकर अपने बेस पर पहुंच। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पर दूर दूर तक बस एक घना काला धुआं देखा। यहां देखकर उसकी पलकें फड़कने लगी और वो लगभग बेहोश होने वाला था।
यह उनका सबसे इम्पोर्टेंट बेस था, जहां उसका ज्यादातर पैसा जाता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, जिसके साथ ही उसके इतने सालों का कमाया हुआ आधा पैसा भी खत्म हो गया। किसने किया ये, किसने किया ये? मोहित गुस्से से पागल होने वाला था, जिस कारण उसके आईब्रो से लेकर आंख तक जो निशान था वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। बॉस, अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन जिसने भी ये किया है उसने हमारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम पूरी दुनिया को खरीद सको। अगर ज्यादा ही अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करोगे तो अगली बार तुम्हारे बेस पर नहीं, आग सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। इतना सुनकर मोहित गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारा। कितने घमंड से भरे शब्द! लेकिन अगर उसका दुश्मन बिना किसी को खबर लगे उसके बेस को खत्म कर सकता है तो ये बताता है कि उसके पास उससे ज्यादा ताकत है। बॉस, क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? मोहित के एक आदमी ने डरते डरते उससे पूछा। अपने आदमी की बात सुनकर मोहित इस बारे में ध्यान से सोचने लगा। वो इतने लंबे टाइम तक दिल्ली में रहा था, उसने वहां पर कभी किसी से दुश्मनी नहीं करी और ना ही कभी वो लोगों से उलझा, और ना ही उसने कभी किसी ऐसे इंसान को नाराज किया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। 3-4 गहरी सांस लेकर मोहित ने अपने गुस्से को शांत किया और कुछ सोचते हुए बोला, इसे भूल जाओ। तुम लोगों को पहले इस एरिया को अच्छे से रिकवर करवाना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करो। हाल ही में वह निहारिका को खुश करने में इतना बिजी हो गया था कि वह अपने बेस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसे अभी भी निहारिका को और ज्यादा खुश करने की जरूरत है। उसके लिए उसे सबसे पहले श्री को बचाना होगा, फिर वो अकीरा को। वो जाने नहीं देगा। वो जल्दी ही फ्री होने के बाद उसे अच्छे से सबक सिखाएगी। वो एडवांस हैकिंग का मेंबर है, उसके सामने वो अकीरा क्या चीज है। अगले दिन सुबह कॉलेज सारी क्लासेस खत्म होने के बाद काउंसलर उन दोनों के पास आए। नेत्रा में भी अकीरा की असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कर दी थी। जल्द ही काउंसलर अकीरा और नेत्रा को मेडिकल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर काउंसलर ने अकीरा और नेत्रा को बताया कि उन्हें सबके साथ कोऑपरेट करके चलना होगा और एक साथ एक दूसरे की मदद करनी होगी। डिसिप्लिन का अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि बाहर से आए हुए लोगों के सामने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो। डायरेक्टर, यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अगर वे कुछ भी गलत करते हैं तो बस मुझे बताएं। इतना बोलकर मेडिसिन डिपार्टमेंट के डीन खुशी से मुस्कुराए और फिर काउंसलर से बोले, हम ये देखकर खुश हैं कि अपने स्टूडेंट अकीरा को मना लिया, और स्टूडेंट अकीरा इस बार हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अकीरा ने हल्के से अपना सिर हिलाया। नेत्रा ने भी ओबीडियंटली अपना सिर झुकाकर कहा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम आपकी मदद कर सके। डायरेक्टर वेलकम। डायरेक्टर ने पहचान लिया कि वो वही लड़की थी जिसने आर्ट कंपटीशन में स्टूडेंट अकीरा को फंसाया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मेडिकल स्टूडेंट्स से मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए, जो रिपोर्ट को इंचार्ज थे। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वहां पहले से पहले ही कुछ लड़के और लड़कियां का ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर घूम रही थीं। आखिरकार उन लोगों का इंतजार खत्म हुआ और कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला, जिसे देखकर वो तुरंत उठ खड़े गए। डायरेक्टर अकीरा और नेत्रा को लेकर अंदर आए। सभी लोगों ने जब अकीरा को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी और वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। अकीरा अब पूरे कॉलेज में एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और वे सभी उससे मिलना चाहते थे। इस बार उन्होंने खुद अकीरा को इनवाइट किया और उन्हें अभी तक अकीरा की आर्ट कंपटीशन वाले परफॉर्मेंस याद थी। तभी डायरेक्टर न मुस्कुराते हुए अकीरा से बोली, स्टूडेंट अकीरा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये क्रिश है, इस साल की सीनियर और तुम्हारा कैप्टन भी। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम उससे पूछ सकती हो। ये सीनियर मायरा है और यह एकता। डायरेक्टर ने सबके बारे में अकीरा को बताया, जो अकीरा चुपचाप सुनती रही। इस बार अकीरा रिपोर्ट्स और ट्रांसलेशन की इंचार्ज है और उसके साथ नेत्रा उनकी असिस्टेंट के तौर पर मदद करने के लिए यहां आए हैं। जब नेत्रा ने असिस्टेंट शब्द सुना तो उसने अपने हाथों की मुखिया कसकर बंद कर ली। वेलकम अ जूनियर्स। क्रिश मुस्कुराया, इस बार मैंने सच में तुम्हें परेशान कर दिया। मेडिसिन्स के बारे में जानना आसान नहीं है, इसलिए कई चीजों में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। यहां मदद करने के लिए आना हमारे लिए सम्मान की बात है। अकीरा के जवाब देने से पहले ही नेत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ मेडिकल के बारे में भी नॉलेज है, इसलिए जब तक ज्यादा मुश्किल नहीं होगी मैं भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। अच्छा, अगर तुम मेडिकल के बारे में जानती हो
तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करना बहुत आसान बात होगी। ये सुनकर नेत्रा बस फीका सा मुस्कुरा दी। क्रिश ने मुस्कुराते हुए अकीरा से कहा, लंच का टाइम हो गया है। आज हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं सभी को अपने साथ लंच पर इनवाइट करना चाहता हूँ। इस बहाने हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। लास्ट लाइन उसने अकीरा को देखते हुए बोली थी।